नमस्कार साथियों, अपन ने एक नीट 2023 के हिसाब से यहाँ से मॉडल पेपर के लिए सीरीज स्टार्ट की है। ये अपना पहला मॉडल पेपर है जिसके अंदर बायोलॉजी के अंदर अपन सेल बायोलॉजी टॉपिक ले रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉलीसोम होते हैं। तो पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो यहाँ पॉलीसोम क्या होते हैं, कई सारे राइबोसोम जो है वो एक एमआरएनए से जुड़े हुए होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बाकायदा सीधी सीधी। अगला क्वेश्चन है, किसी आयन के कारण राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती है। यानी ऐसा कौन सा आयन होता है जिसके कारण राइबोसोम की जो दो उप इकाइयाँ, दो सब यूनिट होती है वो जुड़ी होती है, तो वो होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, एक अंकुरित हो रहे बीज में वसीय अम्लों का अपघटन इससे जुड़ा है। तो जो वसीय अम्लों का अपघटन है वो ग्लाइऑक्सिसोम से जुड़ा हुआ होता है। एक पादप कोशिका में रिक्तिका, यानी कि रिक्तिका जो है वो प्लांट से सेल के अंदर पूछा है, तो अनुपस्थित तो नहीं होती, प्रेजेंट होती है। तो पहले दो ऑप्शन तो हो गए गलत। झिल्लीबद्ध होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या काम करती है, प्रोटीन लिपिड संग्रहण, गलत हो गया। ये जल एवं उत्सर्जित पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। मध्य पटलिका मुख्यतया बनी होती है। तो जो मुख्य पटलिका, मध्य पटलिका, वो कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट से बनी होती है। आगे नेक्स्ट है, दिया गया चित्र कोशिका चक्र का उसकी अवस्थाओं परावस्थाओं में सुनियोजित विभाजन है। तो यहाँ अपन सबसे पहले बात करें तो ये देखिए सीबीएसई पीएमटी प्री 2009 का क्वेश्चन है। जो आपको ए दे रखा है ये किस चीज़ को बताता है? ये एम फेज को बताता है, ठीक है, माइटोसिस फेज या एम फेज को बताता है। अब इसके अंदर आपको पता है कि क्या क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आती है एम फेज के अंदर। तो बी जो है वो आपका किसको बता रहा है? एनाफेज को बता रहा है। फिर जो ये सी है वो एम फेज के बाद में क्या आती है? एम फेज के बाद में आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये जो सी है वो किसको बता रही है? साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन को बता रही है। फिर ये जो इंटरफेज है उसकी तीन होती है। इंटरफेज की तीन कौन कौन सी हो जाएगी? G1, S और G2। तो यानी कि जो अपने डी है वो किसको बता रही है? एस को। और एस को सिंथेसिस फेज या संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन ऑप्शन। तो यहाँ से देखिए, ए कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं, ए तो किसको बताती है? आपके एम फेज को बताती है। फिर बी मेटाफेज को नहीं, बी किसको बताती है? एनाफेज को बताती है। फिर सी केंद्रक विभाजन, बिल्कुल नहीं, साइटोकाइनेसिस को बताती है, कोशिका द्रव्य विभाजन को बताती है। और डी संश्लेषणात्मक अवस्था, तो बिल्कुल ये संश्लेषणात्मक अवस्था सही है, एस फेज को बताती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिनेप्सिस किनके मध्य होते हैं? तो सिनेप्सिस जो है वो क्या होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्रों के बीच में बनते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो क्या होता है? प्लांट सेल्स के बीच में जो कोशिका द्रव्य संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, और क्या करते हैं? संवेदनाओं, पोषक पदार्थों और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण से क्या होते हैं? ये संबंधित होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। तो ये पास वाली कोशिकाओं के बीच का संबंध यानी कि कनेक्शंस हो गए। कोशिकीय कंकाल इससे बनता है। तो कोशिकीय कंकाल जो है वो किससे बना होता है? वो प्रोटीन युक्त तंतुओं से बना हुआ होता है। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः निर्मित होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली की अगर अपन बात करें तो यहाँ देखिए फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होती है, सभी को पता है, यानी कि ये दो तो गलत हो जाएंगे। अब बात करेंगे फॉस्फोलिपिड प्रोटीन द्विपरत में दशे रहते हैं। अगला है प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विपरत में दशे रहते हैं। तो इसको समझिए, ऐसे ऐसे ये द्विपरत होती है। ये द्विपरत किसकी हो जाएगी? ये फॉस्फोलिपिड की हो जाएगी, ठीक है। और इसके बीच बीच में कौन दशी रहती है? इसके बीच बीच में दशी रहती है आपकी प्रोटीन, ठीक है। और इधर बाह्य प्रोटीन प्रेजेंट। तो क्या है? प्रोटीन जो है वो फॉस्फोलिपिड द्विपरत में दशी हुई रहती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने 3। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संरचना दो निकटवर्ती कोशिकाओं के मध्य एक प्रभावी परिवहन मार्ग बनाती है? तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो प्लाज्मोडेस्मेटा, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं अपन। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या चीज़ है?
कनेक्शन होते हैं पास वाली कोशिकाओं के, तो ये एक मेन काम क्या आ गया यहाँ पर इसका, कि परिवहन मार्ग जो है निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच में वो कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। निम्न में से किसका अपना डीएनए होता है, तो अपना डीएनए किसके अंदर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलेगा, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अलावा हरित लोक यानी कि प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए देखने को मिलता है। कोशिका की विभिन्न क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र है, तो कोशिका की जो कई सारी क्रिया होती है उनका जो मुख्य क्षेत्र है वो होता है कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। समसूत्रण के दौरान कब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा केंद्रिक गायब हो जाते हैं, तो समसूत्रण, ठीक है, समसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, तो किस टाइम पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो केंद्रिक है वो गायब हो जाते हैं, तो प्रोफेज में होते हैं। प्रोफेज में भी शीघ्र में होंगे कि पश्च में होंगे, तो प्रोफेज की अंतिम जो साइन है वो क्या रहेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह लुप्त हो जाते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है, तो जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वो किससे निर्मित होती है, वो सेल्यूलोज, गैलेक्टेन और मैनेज, ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। झिल्ली परिसीमित अंग अनुपस्थित होते हैं, तो झिल्ली परिसीमित अंग का मतलब होता है झिल्लीबद्ध कोशिकांग। किससे होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग, झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी कि ऐसे कोशिकांग जो क्या रहते हैं, जिनके चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और ये जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो किसके अंदर मिलेंगे, यूकेरियोट्स में मिलेंगे। किसके अंदर मिलेंगे, यूकेरियोट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं झिल्लीबद्ध कोशिकांग, एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या हो गया आपके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आपका हरित लोक यानी कि प्लास्टिड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, तो ये सभी झिल्लीबद्ध कोशिकांगों के एग्जाम्पल है। अब झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित किसके अंदर होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ से अब अपने को ये देखना है कि इनमें से प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है ये एक तरीके का क्या है, प्रोटिस्ट है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, यूकेरियोट होते हैं। सेकेरोमाइसिस सर्विस, सेकेरोमाइसिस एक प्रकार का यीस्ट है, और ये भी क्या होते हैं, यूकेरियोट होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। और क्लेमाइडोमोनास ये क्या होता है, एक प्रकार का एल्गी यानी कि शैवाल होता है, और ये भी क्या होते हैं, यूकेरियोट होते हैं। तो आंसर आपके सामने अपने आप आ गया, आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, स्ट्रेप्टोकोकस। देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र ए और बी में क्रमशः कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्थाएं दर्शाई गई है। तो 17 क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें, सबसे पहले आपको ये ए दिखाया गया है, तो ए के लिए बात करें तो प्रोफेज तो ये नहीं है, मेटाफेज भी नहीं है, क्योंकि मेटाफेज में तो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पे व्यवस्थित हो जाएंगे। टीलोफेज भी नहीं है, क्योंकि टीलोफेज में तो खांच बन जाती है, तो ये कौन सी हो गई, अब इससे ही आंसर राइट चला जाएगा, पहले वाले से ही। अगर आपको पहला पता है तो ये आंसर राइट चला जाएगा। और दूसरा आपको दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, एकदम ऐसे 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 थोड़ा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो सीधे हो गए थोड़े बहुत क्रोमोसोम, है ना। और यहाँ पर ये जो है अपने ध्रुवों पर जा रहे हैं दूर दूर, ठीक है। तो ये प्रोफेज को बताएगा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। दी गई सूची एक और यहाँ से अपन 8 के आधार पर चित्र ABCD अवयवों को अपने को क्या करना है, पहचानना है। तो ये भी एक NCERT का डायग्राम है। यहाँ से जो C है वो तो आपका क्या दे रखा है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस दे रखा है। यहाँ से A की बात करें तो इसके ऊपर ढंग से डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगाए हुए, राइबोसोम। तो ये किस टाइप की हो जाएगी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। और ये जो B वाली है ये कैसी हो जाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसी हो जाएगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये जो D है ये किसको बता रहा है, साइटोप्लाज्म को बता रहा है, ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य को बता रहा है। अब यहाँ से अपन जाएंगे ABCD के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन अगर अपन देखने जाएं तो सबसे पहले अपने को A के अंदर क्या देखने को मिलेगा, A है अपना केंद्रक, A है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ए में देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने पे दे रखा है अपने को, 5 नंबर पे, यानी ए के सामने 5 आएगा, तो ये ठीक है, ए के सामने ये ठीक है।
तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। फिर अपन देखेंगे बी बता रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर बी बता रहा है तो यहाँ से देखिए ये 4 नंबर पे है, और 4 नंबर मतलब बी में 4 आना चाहिए। तो बी में यहाँ पे देखो 4 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और पहला ऑप्शन सही है। सी में 8 केंद्रक है सी, और डी में क्या है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो यहाँ से अपन इस क्वेश्चन को, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कम टाइम में अगर सोल्व करना हो तो ऐसे का क्या रहता है कि ऑप्शन जो है वो पहले कैंसिल कर दो और एक सही ऑप्शन तक पहुँच जाओ जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो अपन देख लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में अनुलेखन। सबसे पहले बात करें अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन? तो जो डीएनए है वो किस में बदलता है? एमआरएनए में। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए जो प्रोटीन में बदलता है इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन या अपन अनुवादन कहते हैं। ठीक है, आरएनए स्प्लाइसिंग, इसके अंदर क्या होता है कि आरएनए, जैसे कि ये क्या हो गया, ये एक्सोन है, ये भी क्या है एक्सोन है, ये भी क्या है एक्सोन है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और बीच बीच में क्या रहता है? इंट्रॉन, बीच बीच में क्या रहता है? इंट्रॉन रहता है। और यहाँ साइडों में क्या है? एक्सोन है। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि ये जो इंट्रॉन है, इंट्रॉन को अपन क्या कहते हैं? इंट्रॉन को अपन बोल देते हैं नॉन कोडिंग। ठीक है, और जो एक्सोन है उसे क्या कहते हैं? कोडिंग। तो ये एक्सोन वाले क्या होते हैं? सब एक जगह हो जाते हैं। एक्सोन वाले क्या हो जाते हैं? एक जगह हो जाते हैं, और इंट्रॉन बीच में से हट जाता है। यानी प्री मेच्योर एमआरएनए वो किस में बदल जाता है? मेच्योर एमआरएनए के अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। और आरएनए कैपिंग जो है वो अपने ट्रांसक्रिप्शन के ही अंदर आगे देखते हैं, सॉरी ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है वो किसके अंदर होते हैं? तो ये सब है केंद्रक के अंदर होते हैं। कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित विस्तृत जाल जो कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायक है कहलाता है। देखो यहाँ तो पूछ लिया प्रोटीन तंतुओं द्वारा निर्मित जाल, कंकालीय संरचना हो जाएगी। और पहले पूछा था कि कंकालीय संरचना किससे मिलकर के बनी होती है? प्रोटीन से। तो वही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के वापस दे दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इजी। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है। तो इनके निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समसूत्री विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो समसूत्री विभाजन के संदर्भ में बात करें तो गुणसूत्र तर्कु मध्यांश की ओर गति करते हैं, यानी मिडल फेज की ओर, और मेटाफेज में मध्यांश पट्टिका के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं, किंतु एनाफेज में कोशिका के मध्य में उपस्थित होते हैं। तो एनाफेज में मध्य में उपस्थित नहीं होते। फिर देखिए अगला, टीलोफेज में क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये टीलोफेज में नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोफेज अवस्था के अंत तक गोल्जी संकुल तथा अंतःप्रद्रवी जालिका दिखाई देते हैं। ये भी गलत हो गया, दिखाई नहीं देते हैं, वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23। कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो पेप्टाइड सिंथेसिस की बात करें तो वो कहाँ होता है? राइबोसोम। कौन सा एक जीव यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो यूकेरियोट्स कौन सा उदाहरण नहीं है? इस्चीरिचिया कोलाई जो है ये क्या एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं, तो यूकेरियोटिक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इनमें से कौन सी संरचना गुणसूत्र में डोरी में मोतियों की तरह नजर आती है? तो ये तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, यू बैक्टीरिया में कौन सा एक कोशिकीय घटक यूकेरियोटिक कोशिकाओं से समानता दर्शाता है? तो यूकेरियोटिक मतलब ऐसा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में भी मिलेगा वो, और यू बैक्टीरिया में भी मिलेगा। तो प्लाज्मा झिल्ली दोनों में मिलेगी, केंद्रक दोनों में नहीं मिलेगा, राइबोसोम दोनों में मिलेगा, लेकिन एक में 70S मिलेगा और एक में 80S मिलेगा। कोशिका भित्ति सारे यूकेरियोट्स में नहीं होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं मिलेगी। तो प्लाज्मा झिल्ली है वो इनमें समानता दर्शाएंगे। तो यहाँ पर 4 नामांकन ABCD प्रदर्शित करेंगे, और नामांकन उनके कार्यों के साथ सही मिलान का क्या करना है? अपने को चयन करना है। तो अपने को 4 दिए गए हैं ABCD। तो ये तो हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो A है ये आपके क्या हो जाएगा? इसका मैट्रिक्स हो जाएगा।
सी जो है ये क्या हो जाएगा, इसका क्रिस्टा हो जाएगा, क्रिस्टा या क्रिस्टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग ए आधात्री यानी कि मैट्रिक्स। तो भाग ए मैट्रिक्स बिल्कुल सही बात है। श्वसनीय श्रृंखला एंजाइमों का प्रमुख स्थल। तो श्वसनीय श्रृंखला एंजाइमों का ये प्रमुख स्थल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये नहीं रहेगा। भाग डी की बात करें तो बाह्य झिल्ली। तो भाग डी है वो आउटर मेम्ब्रेन। ठीक बात है, आउटर मेम्ब्रेन विघटन द्वारा आंतरिक झिल्ली को बढ़ाती है, गलत बात। भाग बी आंतरिक झिल्ली। तो भाग बी जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक बात है। अंतर्वलन क्रिस्टी कहलाते हैं, इसके जो अंतर्वलन है वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं, तो ये ठीक बात है। ये जो इंटर मेम्ब्रेन है ये देखिए यहाँ पे, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके ही तो ये फोल्ड है, और इसी के फोल्ड को अपन ने क्या बोला है, क्रिस्टी बोला है। इसी के फोल्डों को क्या बोला है अपन ने, क्रिस्टी बोला है। तो ये बात तो सही है, तो ये बात सही है। क्रिस्टी, सी तो क्रिस्टी है। एकल वर्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम उपस्थित, गलत बात हो गई। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूत्रकणिका में प्रोटॉन एकत्रित होते हैं। तो जो सूत्रकणिका के अंदर जो प्रोटॉन एकत्रित होते हैं वो अंतरा झिल्ली अवकाश के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन यानी कि जो बाह्य आंतरिक झिल्ली होती है, इसके ऊपर तो ऑक्सीसोम मिलते हैं जो कि एटीपी निर्माण में हेल्प करते हैं। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटॉन एकत्रित रहेंगे। निम्न में से किसको अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता है। तो अंतःझिल्ली तंत्र का भाग की बात करें तो अंतःझिल्ली तंत्र का जो भाग है वो कौन कौन होते हैं, GERL यानी गर्ल, जी से क्या हो जाएगा आपके गोल्जी बॉडी, ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L से क्या हो जाएगा लाइसोसोम, एंड V वैक्यूल। ठीक है, ये NCERT में लिखा हुआ है। तो ये चार किसके अंतःझिल्ली तंत्र का भाग मान लेंगे। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, प्रोक्सीसोम, इनको अपन नहीं मानते, तो यहाँ से जो प्रोक्सीसोम है उसको भाग नहीं माना जाता है। मेटाफेज में गुणसूत्र तर्कुतंतुओं से किसकी सहायता द्वारा जुड़े होते हैं। तो देखिए एक चीज़ होती है कि ये मान लीजिए गुणसूत्र है, तो एक ये जो गुणसूत्र है ये आपस में जुड़े रहते हैं एक चीज़ से, और एक में बात करूं मान लीजिए कि ये तर्कुतंतु है। ठीक है, इधर से आकर के ये तर्कुतंतु है। ठीक है, अब ये तर्कुतंतु भी गुणसूत्रों से जुड़ा हुआ है, तर्कुतंतु भी गुणसूत्रों से जुड़ा है। तो तर्कुतंतु गुणसूत्रों से किस चीज़ से जुड़ा रहता है, ये जुड़ा रहता है काइनेटोकोर से। किससे जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर से। आप कमेंट करके बताइए कि गुणसूत्र की ये जो दो भुजाएं हैं ये आपस में किस चीज़ से जुड़ी हुई रहती है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा काइनेटोकोर। राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय संश्लेषण होता है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है इसका सक्रिय संश्लेषण कहाँ होता है, केंद्रिका के अंदर होता है। राइबोसोम के बारे में क्या सत्य है। तो राइबोसोम के बारे में सत्य की बात करें, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 80S नहीं होते, 70S होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक बात है। केवल यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोट में भी होते हैं लेकिन 70S होते हैं। कुछ आरएनए स्वयं पृथक टुकड़े होते हैं, गलत बात है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सोडियम पोटेशियम आयन कोशिका झिल्ली से निष्क्रिय नहीं होता। कोशिका झिल्ली 60 से 70% भाग प्रोटीन का नहीं होता है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड दो परतों में व्यवस्थित होता है, ठीक बात है। उनका ध्रुवीय सिरा आंतरिक भाग की ओर होता है। ध्रुवीय सिरा आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। तो ध्रुवीय पोलर हेड जो है वो बाहर की ओर होता है, तो यहाँ अंदर लिखा है तो ये गलत हो गया। कोशिका झिल्ली के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। युग्मक निर्माण के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करेगा, किस टाइम भाग लेगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद वापस उनको जोड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, प्रोफेज फर्स्ट में। नीचे दिए गए चित्र में एक प्रकार के कोशिका विभाजन की एक निश्चित घटना को प्रदर्शित किया गया और ये घटना कौन सी है। तो देखो ये जो टुकड़ा है यहाँ से हट गया और इसके अंदर जुड़ गया, तो इसी घटना को तो अपन क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। वो कहाँ होती है, प्रोफेज फर्स्ट में। और प्रोफेज फर्स्ट में भी किसके अंदर, समसूत्री में नहीं होती है, किस में होती है, अर्धसूत्री के अंदर होती है। अर्धसूत्री प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी अवस्था के अंदर होती है, पेकाइटिन। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है इसकी, लेजा पेडिडा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस।
ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा कोशिकीय भाग सही वर्णित किया गया है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो राइबोसोम हरितलोक में बड़े 80S, जबकि कोशिका द्रव्य में छोटे 70S। नहीं, हरितलोक में तो होते हैं 70S और कोशिका द्रव्य में जो होते हैं वो बड़े होते हैं 80S। लयनकाय लगभग 8.5 pH पर, ये एसिडिक pH पे काम करती है, यानी कि जो pH है वो 7 से कम रहेगी। थाइलेकोइड हरित लवक के ग्रेना भाग में उपस्थित चपटी झिल्लियों का तंत्र है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे चपटी झिल्लियों का तंत्र, सिक्कों के चट्टों के भांति व्यवस्थित। सेंट्रियोल सक्रिय आरएनए संश्लेषण का स्थल, गलत बात है। इसका तो क्या होती है, केंद्रिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑर्गेनल्स और विद इन ऑर्गेनल्स राइबोसोम जाएगा। वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जबकि संतति क्रोमेटिड्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं यानी कि सेंट्रोमियर्स से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये जो बात आती है ये आपके एनाफेज के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, एनाफेज में। और एनाफेज की फर्स्ट में या सेकंड में, तो वो होती है फर्स्ट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मुख्य भूमिका है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मुख्य भूमिका है वो क्या करती है, प्रोटीन के पश्च अनुलेखन रूपांतरण, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तथा लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में। तो इसके अंदर पश्च अनुलेखन रूपांतरण तथा लिपिड के ग्लाइकोसाइडेशन में क्या रहती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेन भूमिका रहती है। अगला है समयुग्म की अवस्था जिसमें फ्लैजिला रहित युग्मक होते हैं पाई जाती है। ये किसके अंदर पाई जाती है, आपके स्पाइरोगायरा में, जाइगोस्पोर कहते हैं युग्मकों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके के मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट करके हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।